बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, हमने हमेशा शोर के ख़ात्मे और शोर की बेदारी की बात की है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन तेज़ी से जारी हैं और कल ही इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको बदल के 27 नवंबर जो है मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में और 3 दिसंबर पुंछ डिवीज़न, जबकि 8 दिसंबर जो है वो मीरपुर डिवीज़न में करवाने का ऐलान हुआ। अब भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अवाम की तरफ से हैं कि आया क्या ये इलेक्शन होंगे या नहीं। चूँकि इससे कबल अगर 91 की बात करें तब भी लोगों ने कागजात जमा करवाए थे, तैयारियां मुकम्मल थी, 2 दिन इलेक्शन में बाकी थे लेकिन वो भी मुलतवी हो गए थे। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ शोर के ख़ात्मे और शोर की बेदारी में मेरा साथ दे रहे हैं यूनियन कौंसल पप्पेनार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं सरदार इशफाक हुसैन साहब, जो कि एक्स डिप्टी स्पीकर सरदार आमर अल्ताफ़ साहब के पर्सनल रिलेशन ऑफिसर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। आज हम सरदार साहब से जानेंगे और पूछेंगे कि इक़्तिदार में इख्तियारात की बात हो, हुकूमत की बात हो, तकरीबन 10 साल का मौका जो है वो आवाम के लिए इनको मिला। कारकर्दगी क्या रही, प्रोग्राम क्या रहा, और बल्दियाती पहले मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। सरदार साहब, बल्दियाती इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो तब्दील हो गया, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए लिया। मेरी पहली गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन 31 साल बाद होने जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को जो बात कही वो ये थी कि 30 नवंबर से पहले आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात एक दिन में करवाए जाएं। जी, कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई है कि ये इंतखाब 3 मरहलों में कराया जाए। तो हमारी इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत से गुजारिश ये है कि आप ख़ुद ही सुप्रीम कोर्ट की एक हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप 30 नवंबर से पहले एक दिन में इंतखाब कराएं, उन्होंने इस इंतखाब को मरहला वाइज करके मशकूक बना दिया है। सरदार साहब, क्या जो मरहला वार इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, जी जी, तो अपोजिशन तो पहले ही ढंडोरा पीट रही थी कि हमने हुकूमत को ही गिरा देना है, हम इस मरहला वार इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। आपके सदर जमात ने इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। क्या कोई कानूनी हवाले से इसको सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया जा सकता है? इसके लिए ये है जी कि एक हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। वो इस तरह हो सकता है कि 30 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह फ़ैसला है, डायरेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस बात के पाबंद हैं कि वो 30 नवंबर से पहले ये इंतखाब कराएं। जी, अब इलेक्शन कमीशन ने ये किया, बदकिस्मती से कहूँगा, कि उन्होंने इसको 27 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद में किया, उसके बाद पुंछ डिवीज़न में 3 दिसंबर को किया और 8 को उन्होंने किया मीरपुर में। तो उन्होंने ये वायलेशन तो उन्होंने की है जी, ये अदालती वायलेशन है जी, वायलेशन तो की है। अब मेरी गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा जो रिस्क है आज़ाद कश्मीर में वो सिक्योरिटी रिस्क है। जी, और सिक्योरिटी रिस्क ये है कि आप चूँकि साफ़ी हैं, एदाद व शुमार आपके पास मौजूद हैं, आप देखें कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 2100 से ज़्यादा स्टेशन हैं। उस स्टेशन में अगर 2 पुलिस एहलकार भी तैनात किए जाएँ तो 4200 की नफरी बनती है। जी, और आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है उसके पास फोर्स ही नहीं है। फिर ये कि वज़ीर आज़म साहब एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धरने का प्रोग्राम है 26 तारीख को, इस्लामाबाद की कॉल है, और अपने कौंसलर साहबान के उम्मीदवारों को कह रहे हैं इस्लामाबाद चलें। ये इलेक्शन कैसे होगा? सरदार साहब, ये बताएं कि इसका हल क्या था? बल्दियाती इलेक्शन की मनसूखी पे या सिक्योरिटी पे सवालात तो उठा रही है अपोजिशन। जी जी, आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करवाने का क्या मुमकिन हल था? चूँकि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी का इशू है जी जी, तो वो हल होता नज़र नहीं आ रहा था। आप ही की हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी है, वाज़े तौर पे उन्होंने इनकार किया जी कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आखिर क्या हल था आपके नज़दीक इसका? मेरे नज़दीक इसका हल ये था जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, वो तमाम स्टेक होल्डर को अपने एतमाद में लेते, एतमाद में लेके इलेक्शन का 2-4 रोज़ आगे या पीछे चला जाना कोई बात नहीं, अचंभे की बात नहीं है। ये इलेक्शन आगे भी हो सकता है पीछे। अब अगर हो गया है कि शेड्यूल से हट गया है तो ये 15 दिन आगे जाके भी
एक दिन इलेक्शन का हो जाना मुनासिब था, जिसके लिए हम जो कह रहे हैं कि ये प्री पोल है, धांधली करना चाहती है गवर्नमेंट, अपनी इंतजामिया रख के धांधली करनी चाहती है। नहीं, देखिए मेरा इससे इतराज़ है जी कि मरहला वाइज वार जी इलेक्शन पे आपका इतराज़ क्यों है? मरहला वाइज इलेक्शन पे एतराज़ इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि एक सिक्योरिटी आप मुहैया नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये है कि एक डिवीज़न में आप इलेक्शन करवा के उसके नताइज की रोशनी में बाकी डिवीज़न पे इसका इफेक्ट होता है। सरदार साहब आप देखें जी पाकिस्तान में जी जो भी इलेक्शंस हुए मरहला वार ही हुए। केपी के इलेक्शन जब हुए गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हार गई। कराची के अलग हो रहे हैं, पंजाब के अलहदा से हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो असरात मुरतब नहीं हुए। नहीं, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा, आज़ाद कश्मीर के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जी आप देख लीजिए कि पूंछ डिवीज़न का एक अपना माहौल है और मुजफ्फराबाद डिवीज़न का अपना माहौल है, मीरपुर डिवीज़न का अपना माहौल है। पहली बात यह है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क इसलिए है कि हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आके गारंटी दे, इस बात की गारंटी दे कि जो इलेक्शन के अंदर ये बदनज़मी होगी, लोग आपस में दस्तो गिरबा होंगे। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन है। और बल्दियाती इलेक्शन में आपको पता है कि वार्ड से लेके यूनियन काउंसिल तक इलेक्शन है, वार्ड से लेके यूनियन काउंसिल तक इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन में कुछ नहीं होता, बड़े उम्मीदवारान होते हैं, लोगों को कोई रंजिश नाराज़गी नहीं होती। जब आप एक स्टेशन पे लोगों को दस्ते गिरबान करेंगे आपस में, तो ये कोई काम की बात नहीं है। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की नालायकी कहूँगा मैं इसको। अच्छा जी, इस पे हुकूमत और अपोजिशन जो है या आपकी जमात जी, उन्होंने लेटर भी लिखा इलेक्शन कमिश्नर को। अब भी सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि हम इसको नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे या इसका बाइकाट कर लेंगे? देखिए जी, ये गवर्नमेंट मकरो फ्रेब इसलिए कर रही है कि ये बात इनके खाते में पड़े, इनके खाते में पड़े। हम इलेक्शन के लिए 100% तैयार हैं। इलेक्शन की भरपूर तैयारी है और बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जी। इस कास्ट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि पाक फ़ौज की निगरानी में इंतखाब कराए जाएँ और इंतखाब एक ही दिन में कराए जाएँ। ये जो हमारे साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो इंतजाम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनको भी चाहिए ये था। आज़ाद कश्मीर में सीनियर ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं, हुकूमती लोग मौजूद हैं। तनवीर अलिया साहब ना तजर्बाकार आदमी हैं, उनके पास ये तजर्बा ही नहीं है, ना कभी उन्होंने लोकल मेंबर का इलेक्शन लड़ा ना। सरदार साहब तनवीर इलियास की साहब की गवर्नमेंट वज़ीर आज़म AJK की बार बार आप पे एलिगेशन आयद कर रही है। 31 साल आपकी रूलिंग पार्टीज़ जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं वो इन इलेक्शंस में रुकावट थी, क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं, ये तनवीर इलियास क्या आपके कायदीन ने हमेशा निचली सतह पे इक़्तिदार मुंतकली करने की मुखालफत नहीं की? मैं बहुत माजी में जाऊँगा। 1991 में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब थे जी। माजी में जितना इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर सिकंदर आज़ाद साहब मरहूम थे, सरदार क़य्यूम साहब थे, और बल्दियाती सिस्टम के लिए सबसे बेहतर लोग थे वो कि उन्होंने बल्दियाती सिस्टम को ऑन किया। ठीक है। 91 में सरदार साहब की गवर्नमेंट आई, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की, उन्होंने इस इलेक्शन को मैनेज किया कि ये इलेक्शन हो जाना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन। अल्लाह उनको रिगे रहमत करे। वो लोग सिस्टम को समझते थे। आज का प्राइम मिनिस्टर सिस्टम को नहीं समझता। अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब सिस्टम को समझते, बड़े मदबाना गुजारिश है कि ये अगर सिस्टम को समझते हों तो इनको आज भी चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाएं, बुला के बिठाएं और इत्फाक के राय से कहें। कोई अपोजिशन की अगर बात ही मानती है गवर्नमेंट पाकिस्तान, उनको भी उठाएं। इस इल्ज़ाम को कैसे डिनाई करेंगे आप कि आप ही की गवर्नमेंट ने या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो 20-30 सालों से इक़्तिदार और इख्तियार रखा, उन्होंने वही तो मुखालिफ रहे इस निज़ाम के? नहीं, वो हम तो, हमारी गवर्नमेंट तो कभी भी इसकी मुखालिफ नहीं रही है। तो करवाने में क्यों नाकाम रही? इसलिए कि उन्होंने पहले किया, इंतखाब का पूरा सिस्टम किया, सारा सिलसिला किया। आज़ाद कश्मीर में राजा फारूक अब्दुल्ला साहब से बेस्ट वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने इस सेटअप को बिल्कुल कराना किया। वो क्या वजूहत थी, आप साफ़ी हैं, आपको बेहतर पता है कि वो इंतखाब माजी की गवर्नमेंट में क्यों नहीं हुए। मुझसे आज ये राज बता दें, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। आज ये राज हमारी आवाम को बता दें कि ये क्यों नहीं हो सका, वो वजह क्या थी? आगे चलिएगा जी। दुनिया में इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार सब कुछ नहीं होता जी। इक़्तिदार है किसी अवामी नुमाइंदे के पास अल्लाह ताला की अमानत होती है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ बल्दियाती मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने अगर कहीं मुझे कामयाबी से नवाजा और अगर वो कामयाबी भी नवाजने पे आए
तो ये जो सारी मखलूक है, जो सारी यूनियन कौंसिल के लोग हैं, ये अल्लाह का इख्तियार है कि उनके दिल मेरी तरफ फेर ले और मुझे कामयाबी से हमकनार कर दे, वो अगर इज़्ज़त देना चाहे। जहाँ तक आपकी बात का सवाल है कि आपने कहा इक़्तिदार अपने हाथ से कोई नीचे लेने की पोजीशन में नहीं है। तनवीर अली साहब हैं, बड़ी माजरत से, तनवीर अली साहब हैं, वो सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं इस बात पे। अच्छा, इस बात के जान छुड़ाना चाहते हैं। आपने सही बात कहता हूँ। तनवीर अली साहब की अपनी पूरी काबीना इस बात को नहीं मान रही है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं। आप इसकी तहकीक करें। नहीं तो क्या वो काबीना ठीक कह रही है? काबीना गलत कह रही है। गलत कह रही है। काबीना गलत कह रही है। तनवीर अली साहब सियासी शहीद बनना चाहते। सर, क्या वज़ीर आज़म के इस अमल पे उनको शाबाश देना नहीं बनती आपकी तरफ से? जब वज़ीर आज़म का अमल अगर नेक नीति पे मबनी हो तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ना जाहिर और बातिन की हम बात नहीं कर रहे। सुने मैं जवाब देता हूं। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ, इलेक्शन तो हो रहे हैं। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, आपने कहा कि बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट पीएम थे, नाकाम हो गए इस इलेक्शन करवाने में। तो क्या आप अपने मुखालिफ वज़ीर आज़म जो इस वक्त रियासत के वज़ीर आज़म में शाबाश देने की सलाहियत रखते हैं कि उनको शाबाश दें? अगर वो बल्दियाती इलेक्शन करा दें पाक फ़ौज की निगरानी में, मैं कहता हूँ आपकी शाबाश की बात है ना। इस वक्त तक तनवीर अलिया साहब ने खुद इस इलेक्शन को मशकूक बनाया हुआ है खुद। अच्छा। तनवीर अलिया साहब आज भी अगर इसमें सीरियस होके आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर को बिठाएं कि ये बल्दियाती इलेक्शन कराएं, अपोजिशन से मदद चाहिए वो भी बात करें, गवर्नमेंट से क्या मदद चाहिए, वफाक से क्या मदद चाहिए, इस बात पे वो आते ही नहीं। मैंने आपके पहले इंटरव्यू में कहा था कि दिन को प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, दिन को बैठना चाहिए। रात 12 बजे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में न कोई कानून पास होता है न कोई सिलसिला होता है। मेरी गुजारिश उनसे ये है कि एक दफ़ा मेहरबानी करके दिन को अपने ऑफिस में बैठें, स्टेक होल्डर को बुलवाएँ, नून लीग को बुलवाएँ, पीपल्स पार्टी को बुलवाएँ, JKPP को बुलवाएँ और PTI को बुलवाएँ। अच्छा, बुला के उनको ये कहें कि जी ये इंतखाबात हम यकीनी बनाना चाहते हैं, इस पे आपकी क्या तजवीज़ है। तो तजवीज़ लेने के बजाय उनसे एक बात पे इत्फाक कराएं। जब सारी अपोजिशन कह रही है कि पाक फ़ौज के ज़रिए से इलेक्शन कराएं और इलेक्शन एक दिन में कराएं, बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नहीं, अर्ज़ ये है सरदार साहब, जी, आप सियासत में तवील अरसा हो गया है, कितना अरसा हुआ सियासत करते हुए? मेरी गुजारिश मेरे अजीज़ आपसे है कि मैं सवाल को आगे अपनी मालूमात के मुताबिक ले जाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल देता हूँ। एक अरसा है आपको सियासत में और एक सियासी एक जो इन्वायरमेंट है, ऑब्वियसली उसमें आप हमेशा इन्वॉल्व रहे। पूछना ये चाहता हूँ कि पाक फ़ौज की जो जुरिस्ट्रक्शन है वो है इस्लामाबाद के साथ, ठीक हो गया, और अब आपको पता है इस्लामाबाद में हुकूमत वो आपकी है, वो PDM की जमातें हैं, वज़ीर आज़म आपकी जमात के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं जुर्रत की? इन्होंने तो बार बार लेटर लिखे और आप कह सकते हैं हमारी फुटेजेस में इस वक्त लोग देख सकते हैं कि वो लेटर्स जो AJ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हवाले से बार बार इस्लामाबाद को लिखते रही है, मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान को, कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, फ़ौज की सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन उन्होंने डिनाई किया और ये एतराज़ भी चलता रहा। AJ गवर्नमेंट ये कहती रही कि अपोजिशन मिल के पाकिस्तानी हुकूमत से इस इलेक्शन की मुखालफत कर रही है। तो इनकी जुरिस्ट्रक्शन में AJ की जुरिस्ट्रक्शन में तो है ही नहीं, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनली कि सिक्योरिटी वो पाकिस्तान से डिमांड कर सकते हैं। तो अब इनके इख्तियारात में अपनी सिक्योरिटी का था, वो मामला तो उन्होंने हल कर दिया। जी, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि चिट्ठी लिखना और बात है, अच्छा, किसी के साथ बैठना और बात है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को ये बात चाहिए थी कि वो वज़ारत उमूर कश्मीर में बैठता, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ बैठता, बैठ के वो अंडरस्टैंडिंग। आज़ाद कश्मीर में देखिए पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट रही है, आज़ाद कश्मीर में दूसरी गवर्नमेंट रही है। मुझे याद है कि मुजाहिद अव्वल आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म थे, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। वर्किंग रिलेशनशिप उस वक्त भी मौजूद था, नज़रियाती इख्तिलाफ के बावजूद। मैं अब भी कहता हूँ कि तनवीर अलिया साहब इस्लामाबाद जाएँ, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलें और अपना मसला पेश करेंगे। ये है वैसे सरदार साहब, उनकी तारीफ आप कहना ये चाहते हैं नहीं बनती जब तक वो फ़ौज को नहीं ले आते। मैं आपको दो टोक कहता हूँ कि सिक्योरिटी लैब्स ये है, मेरी गुजारिश है कि सिक्योरिटी लैब्स ये है कि आज़ाद कश्मीर में देखें, आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, आपने पोलिंग का वक्त रखा है 8 से 5 बजे तक। आप उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, साफ़ी हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मैंने 1983 का बल्दियाती इलेक्शन देखा। अच्छा। जब मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म था। अच्छा। मेरे वालिद सरदार अकबर हुसैन मरहूम यूनियन कौंसिल गोरा से इलेक्शन लड़े, 83 से 87 तक कौंसल रहे। अच्छा, कौंसल रहे। मेरे भाई लड़े, 87 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 91 में लड़ा। बल्दियात के मेरी प्रॉपर वार्ड के मेंबर भी रहे और उसके अलावा वो वाइस चेयरमैन भी रहे। मेरी गुजारिश ये है कि ये ख़ज़ाओं के दिन है, ख़ज़ाओं के दिन है। इलेक्शन 31 साल के बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वोटर के लिए और कैंडिडेट के लिए, पहला प्रॉब्लम है सिक्योरिटी जी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी वोट डालने जाएगा, पोलिंग स्टेशन पे जाएगा,
उसको बैलेट पेपर मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, उसको बैलेट पेपर मिलेगा लोकल का। एक वोटर को कितना टाइम दरकार है? कम से कम 5 से 7 मिनट दरकार हैं उसको बैलेट लेने के लिए, दस्तखत करवाने के लिए, और उसको स्टैंप लगाने के लिए, और वोट डालने के लिए। ठीक है। ख़ज़ाओं के दिन मगरब की नमाज 27 तारीख बनेगी 5 बजे। आप चूँकि मजहबी आदमी हैं, नमाज 5 वक्त की आप भी पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि 5 बजे मगरब की नमाज है 27 तारीख। ये कैसे मैनेज करेगी इतने छोटे दिनों में गवर्नमेंट कि वोट जो है वो पूरे तरीके से डलवा सकेगी? पहला सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई एक तो ये है कि इस इलेक्शन को आगे पीछे जाने में कोई हर्ज नहीं, 3 मरहलों के बजाय एक ही दफ़ा ये इलेक्शन कराया जाए, एक ही दफ़ा एक ही मरहले में एक ही दिन इलेक्शन कराया जाए, और उसके लिए वोटर को पूरा चांस दिया जाए कि वो पोलिंग स्टेशन पे इसका जाए। हल क्या था? मौसम तो यही है, सुबह आई थिंक 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू होगा, 8 बजे से, 8 से 5 और तक। वो 5 तक है, तो इसका क्या हल था? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि किसी ऐसे वक्त पे ये इंतखाब होता कि दिन इस तरह के न होते। यानी आप चाह रहे हैं कि गर्मियों में इलेक्शन होते तो नताइज बेहतर मैंने ये होते। कहा कि आज क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो बदकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी रिस्क है कि कोई सिक्योरिटी मुहैया नहीं हो रही है। एक आदमी है मुकामी पुलिस का आदमी है, आपका भी कोई दोस्त हो सकता है, मेरा भी कोई दोस्त हो सकता है, नाके से एक गाड़ी खिलाफ वर्जी कर रही गुजर जाए, वो उसको नहीं रोक सकता। तो उस पर 50 आदमी जब चढ़ जाए पोलिंग स्टेशन में, वो उसको कैसे रोकेगा एक सिपाही? सरदार साहब, क्या नताइज देख रहे हैं आपके मरहला वार जो इलेक्शन हो रहे हैं? जी जी। तो क्या नताइज होंगे? कौन सी हुकूमत या कौन सी पार्टियां या आज़ाद उम्मीदवार सामने आएंगे? क्या नताइज देख रहे हैं? मेरी गुजारिश ये है आपसे जी कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद कश्मीर में PTI गवर्नमेंट बनने के बाद इनकी कारकर्दगी कोई नहीं है। अच्छा, कारकर्दगी कोई नहीं। आप मुझे दिखाएं ना कि 25 जुलाई 2021 को इंतखाब हुआ जी, इंतखाब के बाद न्याजी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने जी, फिर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर के अखराजात बर्दाश्त करने के, लॉन्ग मार्च में हेलीकॉप्टर के अखराजात बर्दाश्त करके तनवीर अलियाह साहब वो वज़ीर-ए-आज़म आ गए, न्याजी साहब घर चले गए। अच्छा, घर चले गए तो नवाज शाह किस पे आ गए? तनवीर अलियाह साहब के आ गए। कयूम न्याजी साहब फिर भी पॉलिटिकल आदमी थे, वो सियासी कौम समझते थे, सियासी कौम समझते थे। ठीक है। मेरे वालिद के साथ वो जो बल्दियाती इलेक्शन में रहे, उनका ख़ानदान जो है उनके साथ उनका एक तल्लक रहा, वो सारा अरसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। तो मेरे वालिद मोहतरम चूँकि माजी में सारा अरसा उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गुजारा। उसके बाद आज़ाद क्या नताइज देख रहे हैं आप? मैं ये नताइज देख रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट कारकर्दगी की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुजफ्फराबाद डिवीज़न ले लें, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जो हालात PTI के हैं, PTI की 6 ब्रांचें हैं। अच्छा, आप अपने ज़िले को देख लीजिए, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। यूनियन काउंसिल गोरा से जावेद आज़म साहब हैं जो मोहम्मद हुसैन साहब के करीबी रहे, पीपल्स पार्टी में PTI में शामिल हुए, तो नामी ग्रामी आदमी हैं, तो टिकट एक छोटा एक अजीज़ है मेरा शागिर्द है, तो उसी उसको चला गया। अब आप मुझे बताएं कि नहीं, तो क्या टिकट की तकसीम मेरिट और नजरियात पे नहीं होनी आज़ाद चाहिए? कश्मीर में जो PTI की टिकट की तकसीम है वो किसी मेरिट और नजरियात पे बुनियाद पे। सरदार साहब, अब हम आते हैं इन इलेक्शन से हटके इस इन्वायरमेंट की तरफ, और आप पे उम्मीद है मेरे तनकीदी सवालात का जवाब आप देंगे, ज़रूर देंगे, और मुझे खुशी होगी कि वो जवाब हमारी आवाम भी जाने। सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट पे आते हैं कि 10 साल आपको मिले, पहले फुल फ्लैज आपकी गवर्नमेंट को मिले, और 5 साल इस वक्त भी आपके जो MLA हैं वो मेंबर असम्बली हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ के जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स, हम हॉस्पिटलाइजेशन को देख लेते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हम आते हैं आप ही के इलाके से, आपकी मेन रोड पलंदरी से तराड़खर रोड बुरी हालत मुतासिर है, और आप ही के इक़्तिदार में उसमें बदतरीन करप्शन हुई, आज भी वो खंडरात है, 1 साल तक नहीं चल सकी। आपके MLA साहब जो इस शहर से हैं, अगर उनके हॉस्पिटल की बात करें, मैं चैलेंज करके कहता हूँ आपसे, रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि एक नॉर्मल डिलीवरी की कैपेबिलिटी नहीं है इस हॉस्पिटल में जो नॉर्मल डिलीवरी हो यहाँ पे, और अगर आपको ये मेरा चैलेंज कबूल हो तो मेरी टीम के पास वो रिकॉर्ड्स पड़े हैं इस हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स तक मैसर नहीं होते। उसके साथ आइए, आपके MLA साहब की जो मेन रोड है रत्ती गली जाने वाली, वो क्या सूरत हाल है कि जबकि वहाँ के लोग एहतजाज पे हैं, वो फुटेजेस भी हम चला सकते हैं आपकी। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बाद एजुकेशनल सेटअप की तरफ हम आते हैं। आप डन्ना स्कूल को देखिए कि इस वक्त भी बच्चियाँ जो है वो खुलेआम स्कूल गिरा है, टपकती छत है, बाहर बैठ के स्कूल पढ़ रही हैं। आपके पप्पेनाड़ में मैं ऐसे स्कूल बता सकता हूं जहां पे वॉशरूम के लिए बच्चियां बाहर वॉशरूम के लिए जाती हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि इन 10 सालों में
हुकूमत भी मिली, इस वक्त भी अल्लाह ने आपको मौका दिया, क्या काम हुए? इस पे पहली बात तो यह है कि हमारा दुरानिया 10 साल नहीं है, आपकी तस्सीह के लिए। जी जी। सरदार आमिर अल्ताफ़ जब डिप्टी स्पीकर बने, KB खान साहब मरहूम ने इलेक्शन जीता 2016 में। जी जी। आप इसको 10 साल ना कीजिएगा जी। 15 साल तक सरदार खान बहादुर खान आज हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। 15 साल तक इस हल्के की किस्मत के साथ सरदार गुलाम सादिक खेलते रहे, ठीक, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और वो स्पीकर भी रहे, ठीक है। 15 साल इक़्तिदार इस हल्के का उनके पास रहा, पीपल्स पार्टी के पास रहा। ठीक है। आगे आइएगा, 2016 में KB खान साहब 15 साल के बाद जब मेंबर असम्बली में मुंतखब हुए, सीनियर वज़ीर रहे, सीनियर मशीर रहे, उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई 2018 में, 27 अगस्त 2018 को वो फौत हुए। तो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो किसने लड़ा? सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब ने लड़ा। जी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पप्पेनाड़ की बात करें, आप 75 साल पीछे चले जाएं, आपने मेरे गाँव की बात की है, आप 75 साल पीछे चले जाएं, कम वक्त नहीं कहता, 75 साल पीछे चले जाएं, पप्पेनाड़ में जो काम है बाशियत PRO मैंने करवाए हैं या सरदार आमिर अल्ताफ़ ने करवाए हैं। 15 करोड़ रुपया दिया हमने पप्पेनाड़ में, 15 करोड़ रुपया पप्पेनाड़ में। जी। यूनियन काउंसिल पप्पेनाड़, यूनियन काउंसिल नहीं, पप्पेनाड़ की 4 वार्ड्स में, पप्पेनाड़ की 4 वार्ड में 15 करोड़ लगा है। जी। आगे चलिए, इससे आगे आइए, 7 किलोमीटर रोडें दी हैं पप्पेनाड़ को पुख्ता, 7 किलोमीटर। कहाँ से शुरू करूँ? इस पे आइएगा। अच्छा। त्रिडा मोड़ा रोड दी है, अच्छा, पहले टेन्योर में, जो मुकम्मल हो गई है, ठीक है, 2.25 करोड़ रुपए की रोड दी है, ठीक है। आगे आइएगा, उससे आगे डन्ना से लेके बालियारे तक 2 किलोमीटर रोड दी है, ठीक है, मुकम्मल हो गई है। एक्सचेंज से लेके डन्ना पप्पेनाड़ तक रोड दी है, कंप्लीट हो गई है। इससे आगे मोहतरम नजीब नकी साहब का हल्का है, हमारा हल्का नहीं है, ठीक है। मैं आपके दूसरे साल की जानवाऊँगा कि इससे हट के 15 करोड़ से हट के मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि त्रिडा मोड़ा से लेके दाड़ीकोट तक हमारा हल्का है, कोई 15 से 20% हमारा हल्का सुंदोदी में है और 80% हल्का हमारा हजीरा के साथ में, आप इसको बेहतर जानते हैं। जी। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे MLA सरदार आमिर अल्ताफ़ ने जिस जानतदारी से आज़ाद कश्मीर में, वो पहले MLA हैं कि जिन्होंने इतने फंड्स अपने हल्के को दिए। सरदार साहब टू द पॉइंट आते हैं। एक मिनट रुकिएगा। आपने बात की त्राड़खल अस्पताल की, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब अगर आप मुकम्मल होने देंगे। जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। त्राड़खल अस्पताल के मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से पहले त्राड़खल में MDS होता था, ठीक है, आप छोटे हैं, तालिब इल्म हुए होंगे, ठीक है, यहाँ से MDS चला गया जी, कोटे में चला गया। सरदार खान बहादुर खान साहब मरहूम जब इलेक्शन जीते 16 का, तो इसी कास्ट पे लोगों ने हमें डिमांड किया जी कि ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हर कीमत होना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये थी कि वो सरदार खान। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, हमारे साथ मौजूद है यूनियन कौंसिल पप्पेनाड़ से सरदार इशफाक हुसैन साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ देरीना रिफाकत है और अहम जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। बात चल रही थी सरदार साहब हॉस्पिटल के हवाले से कि बेसिक नीड से हमारे लोग सेहत की सहूलियात से भी महरूम हैं। मेरा दावा ये था कि 10 साल हो गए आपको मौका मिले हुए, ये दूसरा टेन्योर आप पूरा करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे अजीज़, मैंने एक गुजारिश पहले आपसे की थी कि टेन्योर हमारा 10 साल नहीं 5 साल है जी। 2021 ये जुलाई 21 में जो इंतखाब हुआ वो तो अब शुरू हुआ जी। गुजारिश मेरी ये थी कि अस्पताल के बारे में मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि त्राड़खल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, मैंने पहले गुजारिश की थी कि ये पिछले 5 साल दौर में हमारी जो थी वो तरजीह थी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल त्राड़खल 59 पोस्ट लेकर मैंने लिया, 59 पोस्ट लेकर, और सरदार आमिर अल्ताफ़ के साथ इस फाइल के साथ जितना मैं रहा, माजी के 70 साल में कोई इसकी फाइल का इतना पीछा नहीं कर सकता। अच्छा, 59 पोस्ट। ये जो तहसील हेडक्वार्टर था जी, ये मरहूम खान बहादुर खान साहब ने दिया था या स्पीकर गुलाम सादिक ने? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सरदार आमिर अल्ताफ़ ने दिया। नहीं, अच्छा सरदार साहब, एक और मैं बात जानना चाहता हूँ, ये क्या वजह है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं AJ के भर में, पलंदरी हॉस्पिटल की इफ्तिताह इनॉग्रेशन जो की वो राजा फारूक हैदर साहब ने की, दूसरी हुकूमत आई और PTI की, उन्होंने वो तख्ती उतारी और उसके बाद कयूम नियाज़ी साहब ने उसका इफ्तिताह कर दिया। मैं शाहिद हूँ कि जब मैंने इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ ब्रेक की थी, वो पीपल्स पार्टी का दौर था, लिखा हुआ था तहसील हेडक्वार्टर के जो इफ्तिताही तख्ती थी वो स्पीकर गुलाम सादिक साहब की लगी थी। आप आए, तख्ती को उतारा, आपने लगा दी। सुनिए,
पहली गुजारिश ये है कि हमने किसी तख्ती को नहीं उतारा और उतार के तख्ती को नहीं लगाया। ठीक है, इस पे आ जाइएगा। पीपल्स पार्टी ने जो अस्पताल दिया था उसका इंतज़ामी नोटिफिकेशन था। आज़ाद कश्मीर में अगर कोई फुल फ्लैज नोटिफिकेशन होता है तो वो सेक्रेटरी फाइनेंस की मंजूरी से होता है। अच्छा, सेक्रेटरी फाइनेंस की आपके अतला के लिए। अच्छा, वज़ीर आज़म कोई मंजूरी दे दें, सर्विस से कोई नोटिफिकेशन हो जाए, वो उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होता जब तक उससे महकमा मालियात रजामंदी ना दे। आगे आइएगा। 59 पोस्ट इस खाकसार ने सरदार अमर इल्ताफ़ साहब डिप्टी स्पीकर के साथ मिलके पूरा इस पे स्टैंड किया और 59 पोस्ट हैं तराड़खल अस्पताल के लिए रखवाई, जो फाइनेंस से मंजूरी हुई, उसका नोटिफिकेशन हुआ, MS को खुद बिठाया, छोटी पोस्टों के इंटरव्यू हुए और वो अमला मुकम्मल करवाया। MS इस वक्त मौजूद है? MS इस वक्त ट्रेनिंग पे है, गवर्नमेंट PTA की है। हमने MS से नवीद इफ्तिकार को लगाया और उसने पूरी सर्विस दी 6 से 8 महीने। उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन के लिए। सरदार साहब, मेरा ये जो चैलेंज है जी, क्या इस चैलेंज को आप फेस करने के लिए तैयार हैं? मैं ये कहता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के केसेस नहीं हो रहे। सुनिएगा, पहले इसके पास फर्स्ट क्लास लेबर रूम मौजूद था। ठीक है, इस वक्त भी जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने हमने इसको फुल फ्लैज DG इधर बुला के, सेक्रेटरी हेल्थ बुला के इसको फुल फ्लैज रन किया। आगे आइएगा। कमी इसमें ये है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो क्या है? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है 20 बेड पे मुश्तमिल जो वार्ड मौजूद है जी, होता 50 बेड पे है जी, होता क्या है 50 बेड जी, पे 50 बेड का होता है। अब ये है कि 30 के लिए हमारी गवर्नमेंट के आखिरी साल में हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड किया कि 30 बेड मज़ीद दिए जाएं। जब हमारी गवर्नमेंट उतर गई, इलेक्शन का शेड्यूल हो गया, तो शेड्यूल के बाद तो इस पर अमल नहीं हो सकता था। आगे चलिएगा। लेकिन तहसील हेडक्वार्टर की जुमला पोस्ट MS जो उसकी सहूलियात हैं, जो उसका बजट है, पहला बजट भी 2 करोड़ रुपए मैंने रखवा के जनाब इनके हवाले किया था, उसको रन किया था। आज भी मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ आती हैं। ठीक है, ठीक है सरदार साहब, मैं रोकूंगा इस पे कि आपने कहा कि 59 पोस्ट आपने लाई। बिल्कुल। अगर 59 पोस्ट की बात करें तो 70 के करीब और अमला भी कलेक्टिवली जो बनता है तहसील हेडक्वार्टर का। तो ऑन कैमरा मेरा ये चैलेंज है आपको, अगर आप मेरे साथ अभी के अभी चलें, आपको 15 लोग भी नहीं मिलेंगे। क्या आपके MLA की मौजूदगी में, क्या आपके डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में, क्या आपकी मौजूदगी में ये दयानतदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को, हमारा तो हमेशा यही एतराज़ रहा कि पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे लोगों को लगाया गया, मेरिट की बेस पे लोगों को नहीं लगाया गया, हमेशा सिर्फ उस बेस पे लगाया गया कि रिश्तेदारी की बुनियाद पे लगाया गया, तल्लकदारी की बुनियाद पे लगाया गया, तो वो लोग हाजिरी भी नहीं दे रहे। इसका जवाब सुनिएगा जी। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे MLA ने कभी मेरिट को डीमेरिट नहीं किया। अच्छा, मेरे MLA एक मेरिट के आदमी। ठीक है। आप अगर उनके पास ये बदतरीन उनका मुखालिफ भी ले जाएं तो वो कहेंगे कि इसका अगर कोई टेस्ट है, इंटरव्यू है, ये क्वालिफाई करता है तो तैनाती इसका हक बनता है। पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल आप भूल गए जो आप जिसका जवाब देना तीसना है कि मैं दे दूँ। आपने तराड़खल की रोड का जिक्र किया कि देवी गली रोड जो है वो आपके डिप्टी स्पीकर के हल्के की रोड है। मेरी गुजारिश आपसे है कि 15 मई 2022 को इन दोनों रोड का वर्क ऑर्डर जारी हो गया था और इनके टेंडर भी हो गए। वहाँ से बावली से लेकर रत्ती गली तक 3 किलोमीटर और इस शहर की रोड 1 किलोमीटर, जिसके क्या हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, टेंडर हो गए इनके। ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी कि महंगाई का दौर हो गया है, 7% हमें इजाफे के साथ रकम जी, वो आज़ाद कश्मीर भर का उन्होंने ये किया। और हमारी तरफ से ये है कि हर 2 रोडों का पैसा भी मौजूद है। उसके अलावा जनाब अल्लाह के फजल करम से ये रोड भी दी है, एक भी दिया और दूसरा भी दिया। सरदार साहब, आपने कहा 15 करोड़ रुपए आपने पप्पेनार की 4 वार्डों में लगाए। जी, 15 करोड़ बहुत बड़ी रकम है सर। जी। छोटी नगर स्कूल आपका आबाई पोलिंग स्टेशन है। जी। क्या उसकी जो कंस्ट्रक्शन 20 सालों से रुकी हुई है या 30 सालों से रुकी हुई है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चियों के पास इस वक्त भी टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ है। आज भी उस स्कूल में वॉशरूम की क्या हालत है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज भी वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट तक मौजूद नहीं है। आज भी वहाँ पे डन्ना पे अगर आप चले जाएं, स्कूल की टपकती छत पे हमारी बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। क्या ये हकाइक नहीं है सर? सुनिएगा, मैं आपकी बात की तरदीद करूँगा। ठीक है। शायद आपने हकाइक नहीं देखे,
ठीक है। गर्ल्स मिडिल स्कूल लोअर पप्पेनाड, जिसको आप छोटी नगर पप्पेनाड कहते हैं जी। वो स्कूल इससे पहले एक बिल्डिंग उस स्कूल की बनी जो बेहतरीन बिल्डिंग है। ठीक है। दूसरी बिल्डिंग ये थी कि आपको पता है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद एरा एक महकमा बना जिससे आप बाखूबी आ गए। वो उसकी बिल्डिंग का ठेका एरा के लोगों के पास था, एरा के लोगों के पास था। तो आजकल जो आपके मकामी एक आदमी हैं उनका भी उनके साथ लिजान था। अच्छा। मंग के ठेकेदार वहाँ मौजूद थे, मंग के ठेकेदार। अच्छा। उनके पास ये एरा सिरा का काम था। ठीक है। एरा सिरा के पास काम था। उस काम में उन्होंने ये किया कि आधी बिल्डिंग हो गई। तो आपको पता है कि माजी में उस प्रोग्राम के एरा सिरा के प्रोग्राम के कितने पैसे वापस मुंतकिल हुए, लेकिन वो काम हो नहीं सके। सुनिएगा जी। वो काम जब नहीं हुए, हमारी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हमने इसको रेफ़र किया कि आप इस तरह करें कि जो लोग हैं जो इदारा जात हैं 50% से ऊपर उनके काम हुए हैं उनके लिए आप इस तरह करें, मेहरबानी करके ये बिल्डिंग बनाएं। सरदार रहीम साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी सीरा, मैं नाम भी मेंशन करता हूँ। उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी इस पर ली और लेने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये डिमांड की कि ये कुछ रकम हमारे ज़माने में आई, रावला कोट में जो इदारे इस तरह के थे सदनती में थे। अब ये है कि वो ईरा सिरा का प्रोजेक्ट था, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था उसके लिए बेहतरीन 18-24 के 3 कमरे ऑफिस वहाँ बना हुआ है। अच्छा। एक शुरू हो गई। आगे आइएगा, मेरी अगली गुजारिश आपसे ये होगी कि आप कहते हैं आप सिर्फ इन 7 जो रोड है मैंने गिनी नहीं, डन्ना स्कूल पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या डन्ना स्कूल टूटा हुआ और बच्चियां बाहर नहीं पढ़ती? मोस्ट वेलकम। हम अपनी फुटेज चला सकते हैं इस प्रोग्राम में। मैं करता हूँ, बिल्कुल आपने देखा होगा जी। हाई स्कूल डन्ना पप्पेनाड जो मर्दाना स्कूल था, मैं खुद भी उसमें तैनात रहा। जी जी। तो मेरे अपने ज़माने में जो कि PR हो गया, जी जी। तो मेरे अपने ज़माने में उस इदारे की बिल्डिंग डबल मंजिल बन चुकी थी। ठीक है। पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया, उन्होंने वाइट वाश का मुतालबा किया। तो हमने कहा जी हमने जो रकम रखी है इस वक्त, ठीक है, रकम रखी है वो किसके लिए रखी है? मेरे MLA साहब ने जो रकम रखी है वो रकम रखी है गर्ल्स स्कूल के लिए। ठीक है। गर्ल्स मिडिल स्कूल डन्ना के लिए। ठीक है। आगे आइएगा, आप कहते हैं बहुत चुभता सवाल कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया। नहीं, इस पे आएंगे मैं 2-3 सवाल और इसी से रेलेवेंट। मैंने अब आते हैं, हम पहले एक फेज को कंप्लीट कर लें। अब हम आते हैं राजुआ स्कूल में बच्चियां जो है वो बाहर वॉशरूम इस्तेमाल कर रही है, क्या हकीकत नहीं है? सुनिएगा, इसका जवाब सुनिएगा जी। ये बिल्कुल खिलाफ हक़ाइक़ आप बात कर रहे हैं। उस इदारे के लिए, एक इदारे के लिए 2 लाख रुपये मैंने दिलवाया। नहीं, वो किसके लिए दिलवाया? सुने, दूसरे इदारे के लिए मैंने 2 लाख रुपये दिलवाया। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो मौजूदा हमारा जा रहा है बजट जा रहा है, इसके लिए क्या था कि आज़ाद कश्मीर में PTI की गवर्नमेंट आई। ठीक है। गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने ये किया जी कि जो हमारे टिकट होल्डर हैं ये MLA का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम काट के क्या किया जाए कि 2 करोड़ रुपया टिकट होल्डर को दिया जाए। अच्छा, MLA का यानी डेवलपमेंट बजट काट के तो वो अपने MLA टिकट होल्डर को दिया जाए। अब मुझे बताया कि दुनिया का कोई कानून ही नहीं है कि कहीं हारे हुए आदमी को आप पैसे दें और जीते हुए न दें। इसके लिए हम हाई कोर्ट नहीं, इस पे सर पूछना चाहूँगा, वो जो 2 करोड़ उन्होंने अपने टिकट होल्डर को दिया, सुनिएगा, तो वो किधर गया? जवाब सुनिएगा ना। अच्छा। इस पे जवाब पे आइएगा। अच्छा। हम गए हाई कोर्ट में। ठीक है। हमारे जमात के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, कर्नल वक़ार नूर साहब, सरदार अमर अल्ताफ़ साहब, ठीक है, हम गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके हमने ये इस्दा की हाई कोर्ट के कि जी ये फ़ंड्स जो हैं ये MLA से मुतल्लिक़ हैं, तो इन फ़ंड्स को मेहरबानी करके आप इलेक्टेड आदमी को दें। उस पर हाई कोर्ट ने वाज़ेह फैसला कर दिया जी कि ये कोई टिकट होल्डर को नहीं बनता। और वो आपके जो टिकट होल्डर थे, टिकट होल्डर को जो पैसे उन्होंने दिए वो पैसे उन्हें लैप्स कराए। अच्छा। वो इंग्लैंड में बैठे हुए थे और वो वापस चले गए। वो पैसे कोई प्रोजेक्ट कमेटियाँ नहीं दे सके और कोई वर्क ऑर्डर नहीं जारी करवा सके। इस पे ऊपर जो जब अदालत की तरफ से केस हो गया तो वो रकम लैप्स भी हुई और वापस भी हुई। ये आपको कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। सरदार साहब अब प्रोग्राम का वक्त हम कम है, 2-3 सवाल मैं बहुत मुख्तसरन जवाब जानना चाहता हूँ। डेवलपमेंट को लेके 15 करोड़ की बात हुई, चुभता सवाल है फिर से। जी बिल्कुल ठीक है। इशू ये है कि मेन रोड्स की बात हुई, पलंदरी से तराटखर रोड को हम छोड़ देते हैं, आपके चारों वार्डों की हम रोड पप्पेनाड की बात करते हैं। कभी इस पे भी थोड़ा सा MLA साहब को कह देते, बना देते। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पलंदरी से आप आएंगे तो पलंदरी से ऊपर जो मेरे घर के डन्ना पोटी मेरी खान की तरफ रोड जाती है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसका टेंडर 1 करोड़ 70 लाख रुपए में हो गया था, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया था। उससे आगे जो रोड लिंक होनी थी, लिंक होने तक 1 करोड़ 33 लाख उसकी भी मंजूरी हो गई थी। मैं पहली रोड पे आता हूँ।
त्रिडामोड़ा से ये था कि एक रोड हमने जो दी 1 किलोमीटर रोड, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो रोड पक्की भी हो गई, बन भी गई। आगे आइएगा। ठीक है। डीपू रोड जिसकी रिकंडीशन के लिए ऊपर से हमने 1 किलोमीटर रोड, सरदार साहब वो भी टूट गई। नहीं सुनिएगा ना, मेरे जवाब तो सुनिएगा। हाँ हाँ। जो रोड ऊपर से आ रही थी, एक फेस में गुलाम सादिक खान साहब मरहूम ने पपनाड़ में एक ही निशानी ये छोड़ी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। अच्छा। कि इब्तदा से उन्होंने रोड दी, बाद में गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उस पैसे को तो लोग आने वाली गवर्नमेंट रोक लेती है, हमने उस पैसे को रुकवाया नहीं, मंजूरी ली कि ये बनाए। उससे आगे 1 किलोमीटर और रोड मेरे एमएलए साहब ने दी। ठीक है। इससे आगे आइएगा, डिपो से ऊपर जहाँ आप बात करते हैं, इसकी रिकंडीशनिंग के लिए फिर मेरे एमएलए साहब ने इस दफ़ा मंजूरी ली उसकी रिकंडीशनिंग के लिए। ठीक है। आगे आइएगा, उससे आगे आइएगा, ये नम पपनाड़ 2 किलोमीटर रोड जो बन चुकी है, 2 किलोमीटर रोड जो बन चुकी है, एक्सचेंज से डन्ना की रोड बन चुकी है। ठीक है। और डन्ना से बालियाले की रोड नहीं, जो नहीं बनी उसकी इधर मेन शाहराहों का मसला है, वो इस वक्त तक नहीं बन सकी। उसके बारे में मैंने रिकमेंडेशन, खैर इससे हम आगे निकलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आपको टिकट जारी किया। जी जी। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोकल वार्ड के जो टिकट होल्डर हैं, जी जी, उनकी भरपूर मुखालिफत भी है, उनका साथ भी आप नहीं दे रहे, उनके साथ चल भी नहीं रहे। ये भी तो छोड़िए, बल्कि उनके मुकाबले में अपना आज़ाद उम्मीदवार ले आए सर। कौन ले आए? नाराज़ हैं आप? ये आपका सवाल गलत है। मैं दोबारा से इसको तस्हीह करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट यूनियन कौंसिल का वो सरदार इशफाक हुसैन खान साहब के पास है। मेरे को दुरुस्त बात है। और जो लोकल टिकट है वो आपके उम्मीदवार हैं सरदार रिजवान, उनके पास था। लेकिन आजकल आपके सामने चलते कैंपेन दिखाई देते सरदार जहीद साहब की, लेकिन आपके टिकट होल्डर के साथ मुस्लिम लीग नून यूनियन कौंसिल पप्पेनार साथ नहीं दे रही। कोई जमात की इस टिकट से नाराज़गी है या क्या वजह है सर? सुनिएगा, इसका जवाब सुनिएगा जी। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी यूनियन कौंसिल में 13 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितने? 13 आज़ाद उम्मीदवार। मेरी यूनियन कौंसिल 6 वार्ड हैं आपके इत्तला के लिए। 4 पप्पेनाड़ के वार्ड हैं। ठीक है। 4 वार्ड पप्पेनाड़ के हैं और 1 वार्ड कोटड़े का है। अच्छा। 1 वार्ड नडियोले का है। अच्छा। मेरी यूनियन कौंसिल इन 6 वार्ड पे मुश्तमिल है। ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जो आदमी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा है उसकी सोच डिस्ट्रिक्ट की होती है, उसकी लोकल सोच नहीं होती, उसकी वार्ड की नहीं होती, उसकी लोकल सोच नहीं होती। ये आप नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती कि अपने छोटे टिकट होल्डर को थोड़ा सा उस पर शफकत रखी जाए, साथ उंगली पकड़ के ले जाया जाए। जवाब सुनिएगा। जी जी। इसका जवाब ये है कि लोकल मामला छोटे मोटे ज़माने में होते हैं। अच्छा। ज़माने में छोटे मोटे होते हैं मामला, लोकल मामला होते हैं। उस लोकल मामला को ज़ेरे बहस मैं चूँकि आपके इस इंटरव्यू में नहीं लाना चाहता। ठीक है। नहीं लाना चाहता कि ये बात इंटरनल होती है। ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है कि किसी टिकट होल्डर के लिए हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बात। अच्छा, इससे आप क्या अपने जो टिकट होल्डर साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोकल वार्ड के लिए, जी जी, उनकी जीत के लिए कोई कोशिश करेंगे? सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। जी जी। मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी इंतखाबी मुहिम मेरे लिए सब अजीज़ हैं। मेरा मुस्लिम लीग नून का आदमी भी अजीज़ है, दूसरे जो 4 उम्मीदवार हैं वो भी मेरे लिए अजीज़ हैं। अब एक यूनियन कौंसिल में जो 13, मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि 13 उम्मीदवार जो मेरे यूनियन कौंसिल में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 13 उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 13 के 13 लोग हैं जो जनरल पूरा वोट है वो मुझे दे रहे हैं। एक बात। ठीक है। इससे आगे आइएगा, टिकट होल्डर का मसला ये है कि टिकट होल्डर मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट का, मैं लोकल वार्ड का काउंसलर नहीं हूँ या काउंसलर का टिकट होल्डर नहीं हूँ। इसके लिए लोग बहुत गलतफहमी फैलाते हैं। लोग तो मेरे लिए गलतफहमी फैलाते हैं। एक दिन मैं डंडा पे गया, किसी ने मुझे कहा जी मैंने सुना है कि आपने इलेक्शन छोड़ दिया। अच्छा, इस पे एक और सरदार साहब दो सवाल मेरा शायद इसको कंप्लीट करने दीजिएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से और उसकी मेहरबानी से जी मैं डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कोई 10 वोट लेके इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ठीक है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से 80% से ऊपर लोग जो वार्ड्स में 6 वार्ड्स में मेरे साथ हैं। ठीक है। मैंने इलाके की तरक्याती काम करवाए हैं। ठीक है। बाहसियत PRO। ठीक है। और बाहसियत डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुझे अगर टिकट से नवाजा गया मुस्लिम लीग नून के टिकट का, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, देखिए मैं एक बात कहा करता हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। जी जी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जब किसी को इज़्ज़त देने पे आए तो लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है उस आदमी की तरफ मोड़ लेते हैं। एक बात बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अपनी मुहिम में भी कहता हूँ कि वो मैं कहा करता हूँ कि ज़माना भर भी मुखालिफ हो, फलक भी हो अदब मेरा, वाह,
ज़माना भर भी मुखालिफ हो, फलक भी हो अदब मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यार अब निगेबां जो तू मेरा। वाह वाह वाह। सरदार साहब एक दो सवाल सुनिए, दो सवाल आखिरी, प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त मैं एक मिनट में आपको जवाब देता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा यकीन है कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर तुझे फ़ायदा देना चाहें तो नहीं दे सकती, अल्लाह ना चाहे, और सारी ताकतें मिलकर तुझे नुकसान देना चाहें तो नहीं दे सकती, अल्लाह ना चाहे। मेरी गुजारिश ये है जी कि मेरा अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कुल है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी से हमकार करेगा जी। मेरी अपनी जो यूनियन काउंसिल की माओं बहनों भाइयों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो मेरी इस मुहिम में भरपूर अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से यूनियन काउंसिल पपनार से कामयाबी मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर सरदार इशफाक की। सरदार साहब छोटा जो टिकट है क्या समझ रहे हैं वो जीत जाएंगे या कोई एमएलए साहब की गलती थी कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए? जीत और हार इन्वायरमेंट है ना, बड़ा इलेक्शन लड़ने को आखिर माहौल तो होगा। सुनिए जीत और हार, जीत और हार जो है ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जी बंदे के इख्तियार में। कैसा वर्क है उनका वर्क क्या देख रहे हैं? कोई तावन हो रहा है आपके साथ? मेरा इसलिए आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं। एक बात ये, मैंने खुले अल्फाज में कहता हूँ, ठीक है। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे अजीज़ हैं, ठीक है। आपने 2021 में शायद मुझसे तजिया भी लिया कि आगे का तजिया क्या है जी, वो काफ़ी हद तक हमारा मैंने आपको तजिया दिया कि पूरे आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो ये है, उसके बावजूद सरदार आमर इल्ताफ़ पहले नंबर पे है। तो मैं आज तजिया देता हूँ जी। नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल हो जाए ताकि नाजरीन से आखिरी सवाल। आप 5 उम्मीदवार हैं अपने यूनियन काउंसिल में। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार इशफाक साहब, पीपल्स पार्टी से सरदार मुश्ताक शीन साहब, तहरीक इंसाफ से खुर्शीद ज़िया साहब, आज़ाद उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब और वाजिद आरिफ साहब मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। किससे आपका मुकाबला समझ रहे हैं? आपके किससे होगा आपका 1-to-1 मुकाबला? किसको अपने मुकाबले में? मेरी गुजारिश आपसे जी, मेरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन कैंपेन है, मैं आखिर में जाके लगता है पता बिल्कुल आखिरी 3 से 4 दिनों में कि किसका ग्राफ ऊपर है या किसका नीचे है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी झूठ का कायल नहीं हूँ, ठीक है। एक रफ सा तज्जिया दे दें, हमारी दिलचस्पी में नाजरीन तक पहुँचाएँ। जी। मेरा तजिया ये है कि जिस तरह 2021 के इलेक्शन में मैंने आपको तजिया दिया था कि सरदार आमर इल्ताफ़ पहले नंबर, ठीक है। इस यूनियन काउंसिल का मैं तजिया देता हूँ कि आपका ये भाई सरदार इशफाक पहला नंबर, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसके फजल करम से, ठीक है। कोई बड़ा बोल नहीं है, ठीक है। मेरे मद्दे मुकाबल मुश्ताक शाहीन हैं, वकील हैं, ठीक है, बासलाहियत आदमी है, सारी बात है, ठीक है। तो इलाके में वो कारकर्दगी उनकी नहीं है जो मेरी है। नहीं, मुकाबले में किसको समझ रहे हैं? तहरीक इंसाफ बड़ी जमात वो भी सामने है इस वक्त, आज़ाद उम्मीदवारान भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है। 1-to-1 किसको आप भारी समझ रहे हैं अपने साथ? इसमें ये सुनिएगा कि अभी तक उस मुकाबले में मेरे करीब कोई नहीं पहुंचा है। चलो, आपके करीब कोई नहीं है, लेकिन बाकी दिगर में किन किन में मुकाबला आप देख रहे हैं? मुश्ताक शाहीन साहब कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है, उनकी कोशिश है। बल्कि परसों मेरा प्रोग्राम था नडियोले में, नडियोला रत्तीगिरी में, तो मैंने वहाँ मेरे एमएलए साहब ने दफ्तर का इफ्ताह भी किया। इलाके में मैं उस वार्ड पे कैंपेन पे था, उस स्टेशन पे मुश्ताक शाहीन साहब भी है, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। मैं गया उनके पास जाके उनको मिला भी, एक लेंटर पे वो 3-4 लोग उन्होंने मीटिंग में बिठाए हुए थे, मैं उनको मिला भी। मेरी गुजारिश ये है कि मैं कभी ज़िंदगी में सियासत हो या आम बात हो, मैं झूठ का कायल नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है, एक जो आपकी वसातत से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे इलेक्शन में कुछ 10-15 वोट लेने वाले लोग सुबह से शाम तक ये प्रोपोगंडा करते हैं कि वो शायद इलेक्शन छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रोपोगंडा करते हैं। एक तो इस प्रोपोगंडा को मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो आदमी पहले नंबर वाला होता है वो कभी इलेक्शन नहीं छोड़ता, आखिरी नंबर वाला आदमी इलेक्शन छोड़ता है। एक बात, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चांस दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर बना, तो मैं अपने इलाके के आवाम की बेहतरी के लिए माजी में जिस तरह किया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसे बढ़ के करूँगा। और ये है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि दुनिया में या आखिरत में ये सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है जी। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत है, बेशक, इसका मालिक वो है। वो अगर मुझे इज़्ज़त देना चाहे तो लोगों के दिल अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी तरफ वो खुद ब खुद मोड़ लेगा। और मुझे यकीन है कि अभी तो इलेक्शन है, कभी 27 डेट हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी जो आगे भी जा सकती है। इस पे तफसीली मैंने आपसे बात कर भी ली है। मेरी गुजारिश ये होगी कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है
ये मिलिट्री के ज़ेरे निगरानी करवाया जाए ठीक। और इलेक्शन एक ही दिन में करवाया जाए। ठीक है, बिल्कुल आपका डिटेल से इस पे मौक़िफ़ आया। बेस्ट विशेस फॉर यू सर। नाज़रीन, आज का इंटरव्यू बड़ा तफसील के साथ मैंने अपने मेहमान शख्सियत से तल्ख़ तुर्श सवालात इसलिए पूछे चूँकि हुकूमत की बात हो या इस वक्त MLA साहब की बात हो तो हमेशा उनके साथ रहे, अवाम इलाक़ा के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम हुए उनके सामने डिस्कस रहे। हॉस्पिटलाइजेशन की बात, डेवलपमेंट की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अधूरी कुछ रही, जो कि लेजिस्लेटिव मेंबर असम्बली जो सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब से भी हम किसी प्रोग्राम में हम पूछेंगे और जानेंगे। मुझे और मेरी मेहमान शख्सियत को इजाज़त दीजिए, फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।